नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर शैलजा नायर। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, जैसे कि लूज मोशंस, पेट में दर्द, स्टूल्स में ब्लड आना या फिर म्यूकस आना। लेकिन हम इस समस्या को बहुत ही कॉमन समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह रूप ले लेती है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो आज हम अपने होम्योपैथी एक्सपर्ट से जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। मैम, एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Dr. Manju. Thank you so much for calling me over here. And thanks to SBL as well as the team. It's a privilege for me to come and share with you my experiences about especially ulcerative colitis. I've treated many patients and would like to create an awareness among other patients also. There is nothing to fear. You will come out of the problem. तो अब हम सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिरकार अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, कोलाइटिस का मतलब डॉक्टर मंजू, आइटिस जहाँ पर भी आता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, और कोलाइटिस है तो इसका मतलब बड़ी आंत, मतलब बिग इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन है। और जब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो इसमें अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। मैम, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण क्या हैं? डॉक्टर मंजू, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मेन कंप्लेंट उनकी होती है पेट में दर्द, लूज मोशंस होना, दस्त होना, जो स्पेशली खूनी दस्त होते हैं। खूनी दस्त के साथ उनमें म्यूकस भी आना शुरू हो जाता है, एंड इट्स काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। ये म्यूकस भी आता है, ब्लड भी आता है, और पेन के साथ जब होता है तब हम कंफर्म करते हैं और पेशेंट को हम अल्सरेटिव डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं पेशेंट को। मैम, काफ़ी पेशेंट का यही सवाल होता है कि आखिरकार अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्यों है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो मेडिकल हिस्ट्री हम देखते हैं सारी पेशेंट की, कई पेशेंट्स में जेनेटिक होता है, कई में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है, कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस लेटर ऑन विद मेडिसिन्स भी होता है। तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं इसके। एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई करना ये एक फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जहाँ फिजिशियन इसमें सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। क्या ऐसा होता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज और वर्कआउट नहीं कर सकते? यस, बट एक सीमा तक। मतलब आप ये कहें कि मैं इतने किलोमीटर दौड़ लूँ आज और इतने समय में और इतनी तेज़ी से दौड़ लूँ, तो मैं मना करती हूँ पेशेंट को, बिकॉज उसमें एनर्जी चाहिए होती है, और यही एनर्जी हमें हीलिंग में भी करनी है कन्वर्ट। तो इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आप वॉक करिए, नॉर्मल पेस वॉक करिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। रशअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी का सर्कुलेशन और हीलिंग में हमें बहुत हेल्प करता है। मैम, अगर कोलोन बायोप्सी में क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस आए तो इसका क्या मतलब है? देखिए, कोलोन बायोप्सी हम इसलिए और उन्हीं केसेस में पहले रिकमेंड करते हैं जहाँ सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हों। लेकिन अगर कोलोन बायोप्सी में वो नॉन स्पेसिफिक आता है कोलाइटिस, उसका ये मतलब है कि उसमें सिंपल इन्फ्लेमेशन है लेकिन पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं हैं। सिंपल इन्फ्लेमेशन मतलब रिकवरी अच्छी होगी, और जहाँ अगर अल्सरेशन आता है, एडिमा आता है, तो देन इट्स स्पेसिफिक ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। दैट इज इट। कभी कभी पेशेंट ये सवाल करते हैं कि अगर उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो उनको कैंसर होने का कितना चांसेस है? डॉक्टर मंजू, जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, जो पेशेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं डाइट या निगलेक्ट करते हैं अपने आप को, उन केसेस में आगे जाके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वो केसेस, पर ये केसेस बहुत मामूली होते हैं, से अराउंड 5 to 8%। अगर पेशेंट ध्यान दे, आपकी बात पूरी सुने, दवा टाइम पे ले, डाइट फॉलो करे, तो रिमिशन फेस में रहता है और कोलोन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं काफ़ी। मैम, काफ़ी जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनका क्वेश्चन होता है कि यदि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उनको बेबी होने में, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी में क्या कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं डॉक्टर मंजू, ऐसा नहीं है। कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट फिजियोलॉजी, वो एक अलग प्रोसेस है।
कंसीव कर सकते हैं, बट उन पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको ब्लड लॉस होता है या स्टूल्स होते हैं या रिलैप्स होता है, आपका खूनी दस्त होते हैं, तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। आपको कोई परेशान होने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर मंजू, क्योंकि मैं इस मिशन के साथ चल रही हूँ कि ये हम पेशेंट्स में जड़ से ख़त्म कर दें। एंड कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं मेरे पास, मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स के। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो, क्योंकि उनको अभी तक कंफर्टेबल जोन में फॉर द लास्ट 10 years कोई इशू नहीं आया है। तो अगर हम उस फेस से करें तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि येस। हाँ, लेकिन अगर हम मेडिकल हिस्ट्री से जाते हैं तो वो रिमिशन और रिलैप्स के चांसेस होते ही होते हैं, पर वो पेशेंट की लापरवाही होती है, ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है। चलिए मैम, अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की डाइट, यानी कि लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि किस वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, वो है गलत खान पान, ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेना, तो ये तो बिल्कुल नहीं खाना है। ज़्यादा मिल्क इनटेक नहीं करना है बिल्कुल आपने, ठीक है। ओवर मेडिकेशन भी नहीं करना, बिकॉज वो भी कोलोन को डैमेज करता जाता है, लाइनिंग को। तो ये सब तो परहेज़ है इसमें। और अल्कोहल भी बिल्कुल नहीं। हेल्दी फूड जो आपको हेल्प करेगा रिकवर करने में, उसमें नॉर्मल लाइट वेजिटेबल्स जो सॉफ्ट फाइबर है, जैसे घिया है, टिंडा है, पेठा है, ये आप खा सकते हैं। मतलब सॉफ्ट फाइबर आप ले सकते हैं। फ्रूट्स अच्छे से खाएं आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का अच्छे से रखेंगे ताकि वीकनेस नहीं हो आपको। उसमें आप नारियल पानी अच्छे से पी सकते हैं, नॉर्मल फ्लूइड्स अच्छे से ले सकते हैं। और अगर नॉनवेज में लेना है तो फ़िश लाइट होती है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोपोर्शन होता है। ये नहीं कि आप डेली फ़िश खा रहे हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए, तो इसके लिए हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए? अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए जो हमें हेल्पफुल मार्कर्स होते हैं, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट होते हैं, बिकॉज उसमें हमें ये पता चलता है कि ऑकल्ट ब्लड वगैरह स्टूल टेस्ट में आ जाता है। नॉर्मल बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है टू स्टेज अप करने के लिए कि क्या लेवल है। देन अगर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में जाते हैं तो कोलोनोस्कोपी आती है, सिग्मोइडोस्कोपी आती है। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं तो सीटी स्कैन भी हमें हेल्प करता है। मैम, अब जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर फैमिली हिस्ट्री में है और अगर आपको सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि हाँ इस प्रोसेस में जा रहा है, सबसे पहले मैं सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ एब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, फिज़िकल वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने डाइट का पूरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। डाइट का ध्यान रखना मतलब बैलेंस्ड है, प्रॉपर फ्रूट्स आप ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स में भी स्पेशली सॉफ्ट फाइबर वाले, तो आपको चांसेस होने के अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस मिनिमल होते जाते हैं। सो प्रिवेंशन सबसे अच्छा, अगर करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को फॉलो करें। हाँ, टू मच ऑफ अल्कोहल और एरेटेड ड्रिंक्स अगर आप लेंगे, शुगर आजकल जैसे आप देख रहे हैं पैकेज फूड जा रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा हो रहा है यंगस्टर्स में, बर्गर पिज्ज़ाज हो रहे हैं, तो आप एक इनवाइट कर रहे हैं, तो इट्स मोमोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मोमोज के केसेस तो सीधा आईसीयू में ही पहुंचते हैं फिर। तो अगर इन चीज़ों का आप परहेज करेंगे तो हम डेफिनेटली एक प्रिवेंटिव मेजर अपना रहे हैं लाइफ में। मैम, अब बात करते हैं होम्योपैथी की, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है? डॉक्टर मंजू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं मेन शायद इसी के लिए आई हूँ, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द मासेस, कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन आएँ, फेथ के साथ आएँ, लें, एंड आप खुद देखेंगे जो इम्प्रूवमेंट और रिकवरी आपको होगी, आपको खुद इतना अच्छा महसूस करेगा। जो वाइटैलिटी आपकी डाउन हो जाती है ब्लड लॉस की वजह से, हीमोग्लोबिन डिप होने की वजह से, जो डिहाइड्रेशन आपको होती है बार बार मोशंस पास करके, इन सब चीज़ों को होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से कंट्रोल करा जा सकता है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, जो म्यूकस लाइनिंग है वो हील हो जाती है,
तो जो आगे एब्सेस के चांसेस होते हैं जो लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट करते हैं, वो हम बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मेरे जितने भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो आप उनको फॉरवर्ड कर देना। हाँ जी। Hello, this is Astha. I'm here to share my journey with homeopathy for ulcerative colitis. So it was in 2016 that I diagnosed with ulcerative colitis, and I went for allopathy treatment. But after a couple of months, I realized it is not curing, it is only settling my condition. So after that, I had gone to Dr. Shelja for homeopathy, since she's my family doctor. So I thought I should go and have an opinion on this. And to my surprise, she told me that it is completely curable with homeopathy, which was a very, very high hope for me. I had lost hope in those 2 months only because my conditions were very bad. And believe me, within less than 7 to 8 days, my bleeding has started to stop. The amount of bleeding that had been there for past couple of months, it was not there. And for next few months, I continued with my medicine. And within less than a year, I was completely, okay and cured with ulcerative colitis. Many people think that homeopathy is a slow process, and to an extent even I believe that. But after getting treatment for IBD, I realized that homeopathy is not a slow process at all. It treats you from the root and it completely eradicates the problem. And I'm in 2023, and touch wood, there is no problem with me. I just keep a check with my diet. कुछ भी नहीं, it is very normal. जैसे मैं हेल्दी खाती हूँ, जैसे हम लोग सब घर का खाना हेल्दी खाते हैं, और मैं वैसे ही खाती हूँ. एंड इवन आई ईट आउटसाइड ऑल्सो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. एंड जनरली IBD के साथ देयर इज़ अ थिंग दैट इट रिलैप्सेस, बट टच वुड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड आई एम कम्प्लीटली हेल्दी एंड फाइन नाउ. And Dr. Shelja is an angel for me, and I vouch for homeopathy, and I really think, and I really want to tell everybody that homeopathy is the thing that everybody should swear by. I really am thankful to Dr. Shelja and homeopathy treatment for treating me well and getting me back to my normal life. Thank you. अल्सरेटिव कोलाइटिस मैं 89 से सफ़र कर रहा हूँ. 89 में डायग्नोज हुआ था. 92 में ये मेरे को रिलैप्स हुआ, और 2000 तक मैंने एलोपैथी मेडिसिन ली है. और उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक भी ट्राई की है 10-12 साल, पर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती थी, रियकर हो जाती थी, तो मेरे को स्टीरॉयड लेनी पड़ती थी. 2013 से मैंने होम्योपैथी मेडिसिन लेनी शुरू की रही है. तो इससे ये है कि मेरे को प्रॉब्लम अगर रियकर होती है तो वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता हूँ. और रादर पिछले 4 साल से मेरे को अब काफ़ी रिलीफ है. ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये मैंने रिकवरी भी की है. मेरे को कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा, और ना कोई म्यूकस आ रहा है, और मेरा इम्यूनिटी लेवल भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है. तो होम्योपैथिक मेडिसिन से पिछले 10 साल से मेरे को काफ़ी रिकवरी है. मैंने तीनों पैथी ट्राई कर ली, पर इसमें मेरे को थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल रही है. तो मैं रिकमेंड करूँगा कि होम्योपैथी मेडिसिन ली जाए. मैम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल डॉक्टर मंजू, मेन मैसेज मेरा स्पेशली विद अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको इसीलिए हुआ क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करा, जो आपकी बॉडी की अगेंस्ट ही म्यूकस लाइनिंग को ख़त्म करने में आपको डैमेज कर रहा है. तो सबसे पहले आप अपने इम्यून सिस्टम के रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक से खाना खाइए, स्ट्रेस टेंशन्स को दूर रखिए. नॉर्मल फेज़ है, सभी के फेज़ में स्ट्रेस टेंशन्स आते हैं, खाली आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, बट उनको किस तरह से हैंडल करना है ताकि आपका जो वाइटल सिस्टम है, जिसको हम होम्योपैथी में वाइटैलिटी या वाइटल फोर्स भी बोलते हैं, उसको अगर आप स्टेबल रखेंगे तो आप इस चीज़ से दूर रहेंगे. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का डिस्कशन अल्सरेटिव कोलाइटिस पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा.
ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।